औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इम्तियाज हसन वड़ैच, पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। ये कल परसों कामरान खान साहब एक बड़े सीनियर एंकर हैं, दुनिया न्यूज के साथ अटैच हैं आजकल, तो उन्होंने इमरान खान साहब साबिक वज़ीर का इंटरव्यू किया और उसमें मुख्तलिफ बातें होती रही, मुख्तलिफ सियासी बातें, इधर की बातें उधर की बातें, रूटीन बातें जो आप पहले भी सुनते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं। लेकिन उसमें एक चीज हट के हुई, एक बात हुई कि इमरान खान साहब ने ये रजामंदी जाहिर कर दी कि जनरल कमर जुनैद बाजवा साहब जो हमारे मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनकी एक्सटेंशन जो है की जा सकती है या उस पर कोई हर्ज नहीं है, अगर ताकि जो नई हुकूमत जब आए इलेक्शन के बाद तो वो नए चीफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट करे। अब इसके ऊपर एक बहस चल पड़ी है। आपने देखा कि हमारे जो मीडिया है, जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, सबके ऊपर इसके ऊपर बात हो रही है और ये टॉक ऑफ द कंट्री भी है, टॉक ऑफ द वर्ल्ड भी इसको हम कहेंगे, वरना लोग कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन है, मुहावरा तो यही है ना, लेकिन इस वक्त टॉक ऑफ द वर्ल्ड क्या है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान के अलावा भी लंदन में भी और आगे पीछे भी इसके ऊपर बात हो रही है कि ये इसके पीछे क्या है, क्या सिलसिला क्या नहीं है, और ये इमरान खान साहब ने क्या कह दिया है। तो अब इसके ऊपर हर कोई अपना अपना एक एनालिसिस दे रहा है। तो मैंने कहा बीइंग सियासी तजियाकार के मैं भी अपना एक थोड़ा सा इसके अंदर अपने एंगल से एनालिसिस दे देता हूँ। तो उसमें मेरा ये है कि मैं समझता बड़ी माकूल बात की है इमरान खान साहब ने। जनरल कमर जुनैद बाजवा साहब पिछले ऑलमोस्ट 6 साल से पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ है और वो मुल्की हालात, गैर मुल्की हालात, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म का सिलसिला चलता रहा, जिसको अब जनरल बाजवा साहब को सर्टेनली क्रेडिट देना चाहिए और उन हुकूमतों को देना चाहिए जिस दौर में ये ऑपरेशन किए गए और ऑपरेशन रद्दुल फसाद और इस तरह की जो चीजें हैं ये एक्शन लिए गए और उससे जो टेररिज्म है उससे काफी हद तक पाक किया गया पाकिस्तान को। और उस दौरान आप देखें कि बड़े बड़े काम हुए और जिसमें एक जो फाटा का इलाका है उसको एक प्रोविंशियल डोमेन में लाया गया और बाकायदा उसको आप कह लें कि जो कौमी धारा हमारा उसके अंदर दाखिल किया गया, वरना पहले एक सेपरेट एक बफर एरिया था जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की शिकायत मिलती थी कि वहाँ जराइम होते हैं, वहाँ पे जराइम करके गाड़ियां उधर ले जाते हैं चोरी करके या और मसले मसाइल होते हैं। और दूसरा ये कि वहाँ पे उतना अगरचे पॉलिटिकल एजेंट सिस्टम था वहाँ पे, लेकिन उस तरह कंट्रोल जैसे होता है गवर्नमेंट का वो नहीं होता था। तो वो भी काम हुआ, वो भी जाहिर बात है जनरल बाजवा साहब के जमाने में हुआ और उसके जो उसको कामयाब भी करवाने में मेरा ख्याल है कि बड़ा रोल है इनका और इनके जो बाकी कोलीग्स जनरल्स हैं उनका और फौज का रोल है बड़ा। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जनरल कमर जुनैद बाजवा जो है एक मंजे हुए जनरल हैं नो डाउट, और उनको बाकी जो जनरल्स हैं जो नीचे हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो बाद में प्रमोट होंगे, वो भी मंजे हुए हैं, लेकिन इनको फौज की क़यादत करते हुए 6 साल तकरीबन हो गए। तो ये दौर बड़ा आपने देखा कि टफ दौर गुजरा है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी वो खत्म हुई थी, फिर उसके बाद आप कह लें कि इमरान खान साहब 2018 के इलेक्शन में जीते, फिर उसके बाद इनकी हुकूमत आई, फिर इनकी हुकूमत खत्म हुई नो कन्फर्म मोशन के जरिए से। तो ये एक सारा आप कह लें कि जो टाइम है बड़ा फुल ऑफ आप कह लें कि इवेंट्स है, फुल ऑफ आप कह लें कि एक्टिविटीज है। इसके अंदर इंटरनेशनल मैटर्स भी काफी आए इस दौरान, रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग बकायदा छिड़ गई, चाइना और इंडिया के दरमियान भी बॉर्डर पे आपने देखा होगा कि वहां पे थोड़ा टेंशन रही और वहां पे कुछ वाकयात हुए और इस तरह करके बहुत सारे इंटरनेशनली अगर देखा जाए। फिर कोरोना हुआ, कोरोना के दौरान सिचुएशन को हैंडल करना और मुल्क को बचा के रखना, मुल्क की इकानमी जो है उसको चला के रखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ ये सारी टीम का कंट्रीब्यूशन है, ये उस वक्त की हुकूमत जो भी थी जिसकी भी थी वो, प्लस हमारी जो अफवाज है और जिसको सरबराह बल्कि मैं समझता हूँ कि जनरल कमर जुनैद बाजवा है, तो इनका बड़ा एक मैं समझता हूँ कि एक मैच्योर जनरल है और सोच रखते हैं अपनी। तो इसमें कोई बड़ी मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने कोई, हालांकि लोग कहते हैं इमरान खान साहब के साथ उनकी मुखालफत है जो बकौल लोगों के, लेकिन मैं नहीं समझता क्योंकि देखिए जनरल बाजवा और इमरान खान साहब ने तकरीबन 3.5 साल और 4 साल के करीब इकट्ठे काम किया
تو اس دوران سارے کام بڑے آپ کہہ لیں کہ فہم و تفہیم کے ساتھ اور مل کے کرتے رہے ہیں. ایون فارن آپ کہہ لیں وزٹس ہیں جناب باجوہ کی بہت ساری ہیں جس میں انہوں نے پاکستان کے لیے اکانومی کے اوپر خاص طور پہ بڑی ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. جو آپ کہہ لیں کہ اپنے گڈ آفسز ہیں انہوں نے یوز کیا اس کو. اس میں سعودی عرب کا بھی انہوں نے کیا دورہ, وہاں پہ یہ یو اے وغیرہ میں بھی وہ جاتے رہے, اور مشکل حالات میں کافی چائنا کے ساتھ بھی یہ رہا. تو ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی وائس, اور اس میں کسی بھی پارٹی کو یہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے پاکستان ہے تو میں وکیل ہوں, میں اینالسٹ ہوں, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی جج ہے, کوئی وکیل ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی سی ایس ڈی افسر ہے, تو وہ اسی لیے ہے کہ یہ ملک ہے. تو اگر یہ ملک نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم کیا ہوتے, ٹھیک ہے نا. یہ بھی ریئلسٹک سوچنا چاہیے. تو اب یہ میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے بھی ریشنل بات کی ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو پیریڈ ہے اس دوران ایکسٹینشن جو ہے جناب باجوہ صاحب کر دی جائے, اور اس میں اگر وہ راضی ہو جائیں, اور مجھے امید ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان دی لانگر انٹرسٹ آف نیشن ان کو راضی ہو بھی جانا چاہیے, کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ اس میں ان کو ان حالات سے نکالنے میں مدد کرنی چاہیے ریاست پاکستان کی. تو اس میں کنٹینیوٹی ایک تو ہو جائے گی, پلس یہ کہ اس دوران پھر الیکشن ہو جائیں گے. الیکشن تو ہونے ہی ہے نا, ابھی نہ ہو تو سال بعد ہوں گے, ہونے تو ہیں, اور اگر ابھی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ملک کے اندر ایک اب دیکھیں نا موجودہ سچویشن میں یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, باقی سارے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور صرف اسلام آباد کے اندر اتحادی گورنمنٹ ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں میاں شہباز شریف صاحب. تو اگر دیکھا جائے تو اس طریقے سے میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ایک تو وہ اتحادی گورنمنٹ کے وہ پرائم منسٹر ہیں, اور ظاہر بات ہے ہر پارٹی کا ایک اپنا سوچ ہوتی ہے, اپنی اپروچ ہوتی ہے ٹورڈز تھنگس. تو اس طریقے سے وہ جو فلیور میاں شہباز شریف صاحب کا ہوتا تھا ایز چیف منسٹر پنجاب, وہ ابھی تک وہ نہیں کر سکے. ظاہر لمیٹیشنز ہیں, وہ اکیلے فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں, ان کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, کیونکہ 2 یا 3 ووٹوں کے اکثریت سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہے کہ پھر آپ کہہ لیں کہ ٹیریٹوریل ان کا جو اختیار ہے, ٹھیک ہے, وفاق میں تو ہے ان کا, لیکن آپ کو پتا 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ اختیارات چلے گئے تھے صوبوں کے پاس. اب صوبے کافی حد تک انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس پاکستان کے اندر سوائے اسلام آباد کے ایریا کے جو کیپٹل ٹیریٹری ہے, باقی کہیں بھی ان کی حکومت نہیں ہے. تو سم ایکسٹینٹ سندھ میں کیسے لگی, سندھ میں ظاہر بات ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وہاں پر پیپلز پارٹی اپنے منشور کے مطابق اپنے پروگرام کے مطابق چلتی ہے, اس میں بھی زیادہ مداخلت نہیں کر سکتے. تو اس کا بہتر حل یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ٹائملی کروا لی جائے, کیونکہ ملک کی اکانومی اور یہ جو ساری باتیں میں نے گزارش کی ہیں. پھر باہر کے جو ممالک ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی جب بھی کبھی کہیں کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں, کوئی معاہدہ کرنا ہوتا ہے یا ایم او یو سائن کرنے ہوتے ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں یہ جو حکومت ہے یہ کتنا عرصہ رہ سکتی ہے. تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت ہو جہاں پہ جو تھوڑا عرصہ چلے, تاکہ کنٹینیوٹی ہو, جو ہم ایگریمنٹ کریں, جو آپس میں پیکٹ کریں یا ایم او یو کریں, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پراپر ہو جائے. تو اگر سب کو پتا ہے یہ حکومت جو موجودہ ہے یہ زیادہ 1 سال رہ لے گی, اگر اس سال کے بعد چلی جاتی ہے کوئی نئی گورنمنٹ آئے گی, ان کی اپنی کوئی پالیسی ہوگی, میں بھی وہ جو ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں یا ایم او یو سائن کر رہے ہیں, تو وہ اس کو آگے اس طریقے سے خوش دلی سے لے کے نہ چلیں. ہر ایک کی پریارٹی ہوتی ہے نا ہر حکومت کی. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ بہترین حل ہے اس کا اس موجودہ سچویشن میں. اور اس میں وہ جو ایریا جو سیلاب کے لحاظ سے زیادہ افیکٹڈ ہیں, جہاں پہ یہ پاسبل نہیں ہے, تو وہاں پہ پیٹ کیے جا سکتے ہیں. وہ ظاہر بات ہے چند ایک سیٹیں ہوں گی نا قومی اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلی کی, تو ان کے بعد میں الیکشن کرایا جا سکتا ہے, کوئی ایسا حرج نہیں ہے ان علاقوں میں. اور مطلب 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد اس سے, یعنی جو الیکشن یہاں جنرل الیکشن ہوں گے اس کے اندر اس کو کیا جا سکتا ہے سچویشن کو دیکھ کے. باقی الیکشن کروا لیے جائے, اور کروانے کے بعد جو بھی جن کو عوام مینڈیٹ دیتے ہیں پاکستان کے وہ آ جائیں, اور اس طریقے سے وہ جو ٹرانزیشن ہوگا حکومتوں کا وہ بھی جناب باجوہ صاحب کی زیر آپ کہہ لیں اس کے سامنے اور ان کی سپورٹ کے ذریعے سے ایک اچھے طریقے سے ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھی کچھ مہینے کچھ عرصہ رہ لے, تاکہ یہ کہ جو
नई गवर्नमेंट जो भी बने थोड़ी स्मूथ फुटिंग पे वो अपना काम शुरू कर ले, और जब वो इस पोजीशन में हो जाए तो ठीक है, नए आर्मी चीफ को तो अपॉइंट करना ही है ना, तो वो जो भी मेरिट पे बनते हैं, जो भी नेक्स्ट जो भी सक्सेसर हो जनरल बाजवा साहब के, वो उनमें से मेरिट पे जो भी वो जो उस वक्त की हुकूमत है, वो जाहिर बात है जो इन कंसल्टेशन विद सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक जो ट्रांजिशन है बड़ी स्मूथ हो जाएगी। मुल्क के अंदर जो हिजानी कैफियत है, अनसर्टन कैफियत है, जिसमें आपके सामने ही है कि कभी डॉलर का रेट ऊपर चल जाता है, कभी थोड़ा नीचे आ जाता है, स्टॉक मार्केट का बुरा ही हाल है, फिर हो गया हुआ, पहले थोड़ी सी बेहतर हुई थी। उसकी वजह यह कि सरमायाकार जो है वो देखते हैं कि अभी क्या बनता है, सर्टेनिटी उनका जो सरमाया महफूज रहता है कि नहीं रहता, कहीं उनको नुकसान, ज़ाहिर बिजनेसमैन तो बिजनेस सोचता है ना, वो तो हमेशा बिजनेस करता है गेन करने के लिए, दिवाने के लिए नहीं। तो ये अनसर्टन सिचुएशन जो है मुल्क के अंदर, मुल्क के किसी भी तबके के लिए बेहतर नहीं। मैं कहता हूँ ना पॉलिटिशियन के लिए बेहतर है, ना यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी उसके लिए बेहतर है, ना मसल्ला अफवाज के लिए बेहतर है, ना मजदूरों के लिए, ना आम आवाम के लिए, किसी के लिए बेहतर नहीं है। क्योंकि जब मुल्क फलेगा फूलेगा, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी, इंडस्ट्रीज लगेंगी, जॉब क्रिएट होंगे, तो इससे क्या होगा, इससे मुल्क के अंदर आप कह लें कि गहमा गहमी होगी। इसके अंदर हर बंदा जो है, यानी आप कह लें कि प्राइम मिनिस्टर से लेके एक मजदूर तक सबको उसका फायदा होएगा, सबको उसका समर मिलता है, उसका डिविडेंड मिलता है। और अगर इकॉनमी इसी तरह चले अनसर्टन सी, तो ऐसी सूरत में ये होता है कि जाहिर बात है कि वो मुश्किल हो जाता है, यानी हर के लिए मुश्किल हो जाता है ना। इस वक्त आप दुकानदार के पास जाए वो भी रो रहा है, जो वो परचेज करने वाला है खरीदार है वो भी रो रहा है, जो बड़ा बिजनेसमैन है इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी रो रहा है। तो ये तभी ठीक होगा जब ये एक स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पे आ जाए, और जब नई गवर्नमेंट जो भी आएगी अवाम के वोट से, मैं ये नहीं कहता पीटीआई है, मैं नहीं कहता कि पीएमएलएन आए, जिनको अवाम पसंद करते हैं वो आ जाए, उनका वोट, क्योंकि जमहूरियत के अंदर जो ताकत का चश्मा वो अवाम ही होते हैं ना, तो वो अवाम जो है वो फैसला करे, और उसके बाद अवाम की बैकिंग से जो भी हुकूमत आएगी वो 5 साल तक तो चलेगी नहीं, चलो 5 साल पूरे ना भी करे, कुछ ना कुछ कर जाएगी, और ये होगा कि एक सर्टेनिटी आ जाएगी हमारे अंदर। तो मैं इन लोगों इंटरेस्ट जनरल कमर बाजवा साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको मैटर वो ना बनाए। ठीक है, उनका सोनी मौका है कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, उन्होंने पहले भी अनाउंस किया है, डीजीआईएसपी ने भी अनाउंस किया था उनके बिहाफ पे, लेकिन मुल्की हालात जो है वो सबसे पहले हैं। सबसे पहले पाकिस्तान है, और अगर पाकिस्तान को कुछ अर्सा के लिए मजीद उनकी लीडरशिप फौज के अंदर चाहिए तो उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मेरा ख्याल कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है जो बाकी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिटिकल, मैं तो इमरान खान साहब ने तो इस पर विलिंगनेस दे दी है जिसका तो आम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज है, बड़ी मैं समझता हूँ कि आई अप्रिशिएट कि इमरान खान साहब ने बड़ा, आप कह लेंगे मौजूदा हालात के मुताबिक जो रैशनैलिटी बनती थी उसके मुताबिक उन्होंने अपनी राय दी है। तो बाकी मुझे उम्मीद है जो सियासी जमातें हैं जो हुकूमत के अंदर भी हैं वो भी इसको सपोर्ट करेंगी, और इस तरीके से ये जो एक टफ पीरियड है हमारा, अल्लाह करे ये बड़ा स्मूथ जो है वो गुजर जाए, और उसके बाद हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो जाएं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।